आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है, तो समझने की कोशिश करेंगे इसे। चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें हम वस्तुओं के क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हम जितनी भी चारों ओर जो वस्तुएं देखते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की क्या वस्तुएं होती हैं। तो हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। विविधता का मतलब डिफ्रेंशिएशन यानी डिफरेंस, यानी हमारा भोजन कई प्रकार का होता है, ऐसे वस्त्र भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसी इनमें क्या होती है, अधिक विविधता होती है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते रहते हैं अपने आसपास। इन सब के बारे में दे रखा है, खिलौने वगैरह हैं, कई सारी चीज़ें हम देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये वस्तुएं देखने में भी भिन्न भिन्न होती हैं और इनके जो गुण होते हैं, कैरेक्टर, लक्षण जो होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। चित्र 2.1, जैसे कि चित्र 2.1 में दे रखा है, ये रहा हमारे चित्र 2.1। इसमें देखो सब तरीके की वस्तुएं आपको दिख जाएंगी। ये गुड्डा है, ताला है, ग्लास है, मोबाइल फ़ोन है, डिस्क है, ग्लव्स है। तो ये वस्तुएं अलग अलग प्रकार की और इनके कार्य भी अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे। आगे देखते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हम अपने चारों ओर देखें तो गोल आकृति की वस्तुएं कौन कौन सी होती है। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की, जैसे गेंद हुई, गोल होती है, जैसे रबड़ की गेंद हुई, फुटबॉल हुई, कंचे सम्मिलित हो सकती है, सब गोल आकृति के होते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब भी आ जाएगा, संतरे भी हो गए, घड़े भी हो गए, जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकती है। ये सारी जो वस्तुएं ये कैसी हैं, गोल आकृति की वस्तुएं, इन सबको सम्मिलित किया जा सकता है गोल आकृति की वस्तुओं में। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, यानी अब हम ऐसा समूह बनाना चाहते हैं जिसमें सारी वस्तुएं किसकी हो, प्लास्टिक की होनी चाहिए। तो आज हमें समूह बनाना ही तो सीखना है। तो बाल्टियाँ प्लास्टिक की होती है, लंच बॉक्स भी प्लास्टिक के होते हैं, खिलौने, जल पात्र यानी जल को भरने वाला पात्र, पाइप यानी नलिया, जो पाइप डलते हैं देखे होंगे आपने, प्लास्टिक के होते हैं। तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं के समूह में स्थान मिल सकता है। प्लास्टिक के अंदर कई सारी वस्तुएं आ सकती हैं, तुम देख सकते हो। कई सारी चीज़ें होती है घरों में, कुछ कुछ टेबल भी प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है प्लास्टिक, वो सभी इस समूह में आ सकती हैं। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांटा। यानी अब हम समूह कैसे बना रहे हैं, हम ऐसा समूह बना रहे हैं कि उनकी आकृतियाँ सेम सेम हो, उन्हें एक समूह में रखेंगे, प्लस उनकी आकृति तो सेम सेम हो पर वो एक ही पदार्थ से बनी हो। जैसे प्लास्टिक की सारी वस्तुएं हैं और उनकी आकृति भी, जैसे कोई आकृति ले लो गोल, तो गोल 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 सभी गोल हों और उनकी आकृति वो बनी हुई प्लास्टिक की हो, ठीक है, ऐसे समूह बनाए हमने। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच हो सकता है, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देख सकते हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। आगे क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकता है। हमारे संग्रह में हमारे पास क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं घरों से और विद्यालय से। चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर तो जानते ही, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, बैट जो होता है ना, बैट बॉल खेलते हैं, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, ये सब घरों के आसपास मिल जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें स्कूल में मिल जाएगी। हम वस्तु की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के बारे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, ब्रश, दरवाजे,
ट्रैक्टर और सड़कें, इन सब के बारे में हम ग्रुप बना सकते हैं कि जो सोची जाए चीज़ें, पर इन्हें शामिल लाना मुश्किल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को ग्रुप में बनाना सीख रहे हैं कि कौन सी, मतलब ग्रुप का मतलब ये होता है जो एक जैसी चीज़ होती है जिनमें कुछ ना कुछ मिलता जुलता होता है, उन्हें एक ग्रुप में रख दिया जाता है। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। अभी ऐसे देख लो, उदाहरण देख लो, जो कागज से बनी हो और जो किससे बनी हो, लकड़ी से। लकड़ी की वस्तुएं जैसे आ जाएंगी, टेबल हुआ, मेज हुई, बेड हुआ, कुर्सी हुई, इस तरीके की जो चीज़ें हैं लकड़ी से बनी हुई होंगी, अलग ग्रुप में चली जाएंगी। कागज़ से बनी हुई जैसे कि बुक्स हुई, कॉपी हुई, ठीक है, और कागज़ की कई सारी चीज़, न्यूज़पेपर हुआ, ये सब कागज़ की बनी होती है, अलग ग्रुप में चली जाएंगी। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। ठीक है, ठीक है, ये एक समूह की कागज़, और बहुत सी वस्तुएं जो कागज़ की भी बनी हो, दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी हम पृथक कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठी की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक, अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। यानी हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे, सारणी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कौन सी चीज़ किसकी बनी हुई है, फिर उसे ग्रुप में बांट देंगे। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें टफ भी होती हैं, उनके बारे में नहीं पता चलता है, तो अपने मित्र, शिक्षक, अभिभावकों से विचार विमर्श यानी बातचीत करके पहचाने कि वो कैसी है। क्रियाकलाप 2, पहले हम उसमें इसने बोला था कौन सा, 2.1 देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है 2.1 में, ये रही। ठीक है, पहले 2.1 सारणी बोली है, तो यहाँ है वस्तुएं और पदार्थ जिनसे ये बनी है। यहाँ पे वस्तुएं, पदार्थ जिनसे ये बनी है, तो यहाँ पे ये प्लेट, जो थाली घर में जिसमें हम खाना खाते हैं, वो कांच की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, इस्पात की भी हो सकती है, कई सारी चीज़ों की बनी हो सकती है। पेन जो होता है प्लास्टिक का आता ही आता है, धातु का भी बना हो सकता है, स्टील के पेन भी कुछ पेन आते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं। बुझो ये जानना चाहता है क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो ये हमने अभी वैसे हम बताते हैं आपको कि हाँ, बहुत सी चीज़ें, पदार्थ होते हैं जिनका हम कई सारी चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे कि लोहा हुआ, उससे कई सारी चीज़ें बनती हैं, और कई सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। कई लकड़ी का भी कई सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है, तावा, इस तरीके की चीज़ों का। ठीक है, क्रियाकलाप 2, सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे सारणी दी गई है, आपको अगर कोई पदार्थ के बारे में जानकारी हो तो इसमें जोड़ सकते हैं। सारणी 2.2 देख लेते हैं। समान पदार्थ से बनी वस्तुएं, प्रकार की वस्तुएं। ठीक है, लकड़ी से क्या क्या बना है, देखो मैंने कहा था, जैसे कुर्सी हुई, मेज हुआ, हल हुआ, बैलगाड़ी हुई और इसके पहिए हुए, ये सब किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। दूसरा, कागज़ से बनी पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, खिलौने और कैलेंडर, ये सब किसके बने थे। चमड़े से क्या क्या बना होता है हम जानते हैं, जूते वगैरह जो होते हैं वो चमड़े के बने होते हैं, देखा होगा आपने। और कई सारे चमड़े के, अब तो चमड़े के जैसे ड्रेस वगैरह भी बनाते हैं लोग, जैकेट वगैरह होती हैं। प्लास्टिक से, जैसे प्लास्टिक के पेन वगैरह होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह होती हैं, और पॉलीथीन भी प्लास्टिक की होती है। रुई से क्या क्या बनता है, रुई से भी कई सारी चीज़ें बनती है। रुई से रजाइयाँ बनती है, रजाई के अंदर रुई भरी जाती है, और भी कई सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी, और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हम वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा, इसके पश्चात हमने ये पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। कभी देखा हमने एक वस्तु है वो एक ही पदार्थ से बनी होती है, कभी कभी होता है कि एक वस्तु जो होती है वो कई सारे पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि कांसा जो होता है, अब जैसे कि शॉर्ट देखते, कांसा जो होता है किस किस से, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। ऐसी कई सारी वस्तु होती है जो 2-3 चीज़ों से मिलकर भी बनी होती है और एक से भी बनी हो सकती है। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से ही बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। जैसे कि हमने कहा लकड़ी के उपयोग से कई सारी चीज़ें बननी थी, ये कैसे निश्चित किया जाता है, ये हमने देख ली। कई सारी चीज़ें कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम ये पता करना चाहते हैं कि निश्चित नहीं है हमें कि कौन से पदार्थ के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ बनाने के लिए कौन सा पदार्थ यूज़ करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं इसके बारे में हमें और अधिक जानकारी लेने की आवश्यकता है, जिससे हम पता कर सकें। जैसे कि हमें पता है न्यूज़पेपर बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ करना होता है, पदार्थों के गुण का पता होना चाहिए। तो पदार्थ के गुण के बारे में क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है, कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? सही बात है कि आपने ये सोचा है कि ग्लास सिर्फ प्लास्टिक का या लोहे का या फिर कांच का ही क्यों बनता है, कपड़े का क्यों नहीं बनाने की कोशिश की गई? ये ध्यान में रखिए कि हम ग्लास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, यानी उसमें क्या लिक्विड चीज़ें डाली होती है। इसलिए अब यदि हम कपड़े का ग्लास बनाएं तो क्या हमारे यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? यानी अगर हम कपड़े का हम ग्लास बना भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हंसी और मजाक का ही उदाहरण बन जाए। क्यों? क्योंकि गिलास में हम क्या करते हैं, पानी या लिक्विड चीज़ें रखते हैं, और जो कपड़ा होता है वो तो छान देगा उसे या सोख लेगा, तो फिर पानी तो गायब हो जाएगा। इसलिए हम पानी का जो गिलास होता है वो कपड़े से नहीं बनाते हैं। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो, यानी उसे सोखे ना या नीचे ना गिराए, उसे क्या करे, उसे उसमें दिखे, जल को रोक सके अपने अंदर। इसी प्रकार खाना बनाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर वही बात पड़ेगी। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है कि उसके गुण कौन कौन से जो उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे देखते हैं सभी दिखावट देखने में कैसे हैं। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहे तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। लोहा जो होता है तांबा और एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहा, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। ये तीनों कम से कम लकड़ी से तो बिल्कुल ही अलग होते हैं ना। क्रियाकलाप 3 के बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न पदार्थ, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीश और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? क्या आपको इनमें से कोई चमकीला दिखाई दे रहा है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। चित्र 2.3 में। ठीक है, आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के रूप में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे काटे हैं
ये देखो, ये जो है इसका ताज़ा कटे, यहाँ पे चमकीला नहीं दिख रहा है, ये जो ताज़ा कटा है ये जो होता है ये वाला हिस्सा देख सकते हैं कि आप ये चमकीला है, तो इसे चमकीले वाले ग्रुप में डालना है हमें। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए और द्युति तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को काटिए मत। काटने के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं? पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। ठीक है, हम उसे काट नहीं रहे, इस बार उसे रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं कि वो हैं या नहीं। द्युतिमान, ठीक है, इसका मतलब होता है चमक। इसका मतलब क्या होता है? चमक। उसमें पता करेंगे हम रेगमाल से रगड़ कर कि उसमें चमक है या नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक द्युति यानी चमक होती है वे प्राय धातु होते हैं। यानी जिनमें चमक होगी, रगड़ने पर आपको चमक दिखेगी, वो सब क्या होंगे? धातु। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अपनी चमक खो देती हैं, ठीक है, और द्युतिहीन यानी निष्प्रभ यानी जिनमें चमक नहीं रहती है, दिखाई देती हैं। ठीक है, ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। वो अपनी चमक क्यों खो देती हैं? क्योंकि जो वायु और नमी होती है वो उनसे क्रिया कर जाती है और उसकी चमक को छीन लेती है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। तभी हम जो ताजे ताजे पृष्ठ होते हैं, काटते हैं, उन्हीं पर भी क्या दिखाई देती है? चमक दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और ये देखें कि उनमें द्युति यानी चमक है अथवा नहीं। ठीक है, कठोरता। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कठोरता के बारे में। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना यानी कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से क्या हो जाते हैं? संपीड़ित यानी दब जाते हैं, पिचक जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, ठीक है, जैसे आप ताला घर पे लगाते होंगे तो एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। ठीक, आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है यानी पिचकाया जा सकता है यानी उसके शेप में बदलाव किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है, वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपकी हो गई मोम को आराम से उस पर किसी आप उंगली मोम को आराम से चाबी से खरोचोगे तो खरोच जाएगी, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना क्या होता है? कठिन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें खरोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो कैसे हो जाएंगे? कठोर पदार्थ। जैसे कि कील वगैरह होती है, उदाहरण के लिए और भी चीज़ें होती है जैसे रुई हुई, स्पंज हुए, ये क्या है? कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है? कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं। दिखावट यानी देखने में, जैसे द्युति यानी चमक हो सकती है, कठोरता हो सकती है, रुचि यानी खुरदरापन हो सकता है उनमें अथवा चिकना भी हो सकता है। पदार्थ कई तरीके के हो सकते हैं। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करता है, जिसे हम देख के पता कर सकें? चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं का वर्णन करता है। ठीक है, विलय और अविलय के बारे में पढ़ेंगे। अब विलय मतलब घुल जाना और अविलय मतलब ना घुलना। ठीक है, क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर यानी चौक का पाउडर, बालू यानी रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। हमने ये सब चीज़ें एकत्रित कर ली। कांच के 5 गिलास लीजिए। कितने? 5 गिलास लिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए।
पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर के चीनी, दूसरे में नमक डालना है। इसी प्रकार से इस गिलास में अन्य पदार्थ मिला। यानी हमने 5 गिलास लिए पानी भर के, एक में हमने क्या डाला, चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में रेत, फिर चौक का बुरादा, ये सब चीज़ें जो जो बताई थी इसने वो सब हमने डाल दी। अब क्या देखते हैं हम, प्रत्येक गिलास के अंदर वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए। यानी चम्मच से हमें क्या करना है, वो मिक्स करना है। जो भी इसके अंदर चीनी, जो रेत वगैरह जो भी है उसे चम्मच से मिक्स करना है, यानी धीरे धीरे हिलाना है। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 2.4 अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। अब हमने ये सब चीज़ें मिला दी, अब देखिए क्या होता है, क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने मिलाई थी, अब देखना है कि कौन सी चीज़ें इसमें लुप्त होगी कि नहीं। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना, ठीक है, पदार्थ लुप्त है या नहीं। तो हमने सबसे पहले वाले गिलास में हमने क्या बनाया था, हमने मिलाया था नमक। जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, तो हम जानते हैं जो नमक होता है जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। दूसरे हम आप ये सब इसका प्रयोग करके देखिएगा। तो चीनी है, चीनी का क्या होगा, लुप्त होगा कि नहीं। तो आप जैसे चीनी का पानी घोल बना के पीते हैं तो क्या हो जाती है, वो लुप्त हो जाती है। बालू जो होती है नीचे रह जाती है, लकड़ी का बुरादा होता है, ये भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है। चॉक पाउडर है, इसका आप करके देखिएगा। क्या आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल जाते हैं, विलीन हो गए हैं। हम ये कह सकते हैं ये पदार्थ जल में विलय कहलाते हैं। यानी जो भी पदार्थ जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ कैसे कहलाते हैं, जल में अविलय कहलाते हैं, ठीक है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं। अब ये देखना है क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं। जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, क्या जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं वो सभी जल में घुल जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, आगे पढ़ते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं आगे पढ़ के इसका आंसर किस टाइप से होगा। क्रियाकलाप 5, अब हमें क्रियाकलाप 5 करनी। सिरका सुनाई होगा जिसे विनेगर कहते हैं, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्रित कीजिए। ये सब चीज़ें हमने ले ली, ठीक है। अब इन पर क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। कांच का एक गिलास लीजिए, इसमें आधा जल भर लीजिए। अब इसे चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति फिलोडित यानी हिलाइए, मिक्स कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षा कीजिए क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। अब इसे देखिए आप, क्या ये सब चीज़ें जितनी भी आपने मिलाई हैं क्या वो मिश्रित हो रही हैं। तो हम देखते हैं 2 तरीके का होता है, कुछ तो मिश्रित हो जाती हैं और कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। चित्र 2.5 जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। अब ये कह रहा है कि आपको जितने भी द्रव मिले वो सब लीजिए और मिश्रित करने की कोशिश कीजिए। जो मिले उन्हें उसके बारे में लिखिए, जो नहीं मिल रहे उनके बारे में लिखिए। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं, यानी अपनी एक अलग लेयर बना लेते हैं। वो मिश्रित नहीं होते, ऊपर ही तैरते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारणी 2.4 इसमें आपको दे रखा है। ये कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता है, जैसे कि सिरका है, भली भांति मिश्रित हो जाता है। सिरका जो क्या हो जाता है, मिश्रित होता है। नींबू का रस आप लोग बना के पीते हैं, क्या नींबू का रस अपनी अलग लेयर दिखती है उसकी, नहीं दिखती, वो भी मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल कभी पानी में डाल के देखना, सरसों के तेल की अलग ही लेयर दिखेगी ऊपर तैरती हुई, तो ये मिश्रित नहीं होता है। जहाँ तक कि नारियल का तेल की भी ऐसी होती है, वो भी जो तेल वगैरह होता है वो भी मिश्रित नहीं होता है। और केरोसिन यानी पेट्रोल का आप करके देखना क्या वो मिश्रित हो रहा है या नहीं। बुझो ये सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। अब ये देखना है कि हमने देख लिया ठोस जो होते हैं, अब द्रव भी देख लिए, कुछ मिक्स हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या जो गैसें होती हैं वो भी पानी में विलीन यानी घुल जाती हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ गैसें जल में विलीन हो जाती हैं, कहता है कि कुछ गैसें जल में घुल जाती हैं और अन्य
नहीं, जबकि कुछ नहीं घुलती हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, हम जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन गैस पहले से ही पाई जाती है, क्योंकि H2 है उसमें ऑक्सीजन होती है। तभी तो जो जल में रहने वाली जो मछलियाँ हैं वो कैसे जीवित रहती हैं, क्योंकि वो उनके जो जल में ऑक्सीजन होती है उसे लेती रहती हैं। जल में रहने वाले जंतु पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं, कुछ वस्तुएं डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस पदार्थ जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। ठीक है। जो मिश्रित नहीं होंगे वो जल में तैरने लगेंगे। जैसे कि इसमें एक डायग्राम दे रखा है 2.6 में, देख सकते हैं। कौन से? ये चाबी है, रुपए हैं, ये सब क्या हो गए? ये जल में डूब गए थे। और जबकि ये जो है पत्ती वगैरह है, लकड़ी वगैरह, ये क्या होती है? जल पे तैरने लगती है। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 2.6 जो अभी देखा हमने, किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इनका सबका क्या होता है? इनमें से कुछ चीज़ें तैरती हैं और कुछ चीज़ें क्या होती हैं? डूब जाती हैं। बुझो ये चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? ठीक है, आपको ये सब इसके 5 उदाहरण तैयार करने हैं। क्या चीज़ें जल में तैरती हैं और क्या चीज़ें जल में नहीं तैरती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डूबती हैं कौन कौन सी। तैरने वाली हो गई हमारी जो लकड़ी वगैरह होती हैं वो तैरती हैं। ठीक है। या हम देख सकते हैं जो कागज़ होता है वो, आपने जो प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं वो भी आपने देखे होंगे, वो ऊपर सतह पर तैर रहे होते हैं। और अंदर क्या क्या जाती है? अंदर जाती है जैसे कि कोई भारी चीज़ होती है, जैसे कि पत्थर नहीं तैरता, पत्थर अंदर चला जाता है। और हमारा चाबी वगैरह, वो भी सिक्के वगैरह होते हैं वो तैरते नहीं, वो सब अंदर चले जाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर हल्की चीज़ें जैसे कि लीव्स, पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, ये सब क्या हो जाती हैं? ऊपरी सतह पर ही रहती हैं और वहाँ पर क्या करती हैं? तैरती रहती हैं। पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना देखें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? तो स्पष्ट रूप से नहीं। इस पर क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर उसका मित्र शीशे से देखकर उसका आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके उन्हें पारदर्शी कहते हैं। यानी पारदर्शी वो सभी वस्तुएं पारदर्शी कहलाती है जिनके आर पार देखा जा सके। हम जानते हैं कि शीशे के आर पार हम देख सकते हैं, वो सब क्या हो जाती है? पारदर्शी हो जाती है। जैसे कि पॉलीथन है, उसके आसपास हम वाइट कलर की जो पॉलीथन होती है उसके आर पार हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कांच हुआ, जल हुआ, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाई अथवा खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। वो ऐसे पात्रों में क्यों रखता है? ताकि जो कस्टमर आए मिठाई वगैरह देखे और इसमें से ले ले, इसलिए वो रखता है ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, ये देखो इसके आर पार दिख रहा है, ये थर्ड वाले में ये कौन सा हो जाएगा? पारदर्शी। ठीक है। इसमें थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा नहीं, इसलिए ये अर्ध पारदर्शी हो जाएगा। और इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है इस वाले में, तो ये हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब बिल्कुल ना दिखे। ये दुकानदार में कई सारी टॉफ़ी वगैरह रखी हैं।
इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अपारदर्शी, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आसपास नहीं देखा जा सकता आर पार, जैसे लकड़ी हुई। आप ये नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु या अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण, ये सब अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण आते हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूहों में समूहित कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चलिए पारदर्शी कौन है, अपारदर्शी कौन है, तो बिना कंफ्यूजन के आप इन्हें ग्रुपों में बांट सकते हैं। क्रियाकलाप 6 के बारे में पढ़ते हैं। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। प्रदीप्त मतलब रोशनी वाले। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट किया। अब कागज की शीट में 2 से 3 क्या करना, 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब में पहले ही अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? जब हम कागज पर कोई चिकनी चीज लगाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले की तुलना में अब ज़्यादा चीज़ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, कदाचित नहीं। तो इस चिकने कागज को प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं, सारी वस्तुओं को नहीं देख सकते। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु क्या स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, तो उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? पारभासी कहते हैं। यानी वस्तु देख तो सकते हैं पर पूरी तरीके से नहीं देख सकते, उससे बोलते हैं पारभासी। ठीक है, कागज पर लगे उस तेलीय डब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग आपने खाद्य पदार्थ का वसा के लिए परीक्षा करने में किया था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, तेलीय डब्बे का वसा का जब परीक्षा करने के लिए हमने देखा था तेलीय डब्बे का यूज किया जाता, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? आइए पढ़ते हैं आगे। अतः हम पदार्थों को पारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। इसमें थोड़ा दिखता है, थोड़ा नहीं। इसमें पूरा दिखता है आर पार और इसमें बिल्कुल नहीं दिखता है। ठीक है, पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। ठीक है, ये टॉर्च वाले स्थान को किससे ढकती है? इसने हाथ से ढकती है, हाथ रखती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके हाथ पर क्या आ रही है? रोशनी आ रही है। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। तो देख सकते हैं हमारी जो पारभासी हथेली क्या है? पारभासी, क्योंकि हमें पूरी तो लाइट नहीं दिख रही है पर ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं दिख रही, तो ये बीच का दिख रहा है, इसे बोलते हैं पारभासी। तो हमारी हथेली क्या हो गई? पारभासी हो गई। यहाँ पे आपकी हथेली क्या हो चुकी है? पारभासी हो चुकी है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल तत्व अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। हमने सब चीज़ पढ़ ली। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि कौन सी वस्तुएं तैरती हैं, कौन सी डूबती हैं। ठीक है, दिखावट देख ली कि कौन कौन सी एक ही पदार्थ की बनी है, कौन कौन सी भिन्न पदार्थ की बनी है। पारदर्शी कौन है, अपारदर्शी कौन है, पारभासी कौन है, इन सब के बारे में पढ़ लिया हमने। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम पदार्थों को समूह में आके रखते ही क्यों हैं? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। क्यों करते हैं इन्हें ग्रुपों में? सुविधा के लिए। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामग्री इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है जिससे उसे आसानी होती है ढूंढने में। सभी सामानों को एक अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण अन्य स्थान पर करता है। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि चीज़ों को ढूंढने में क्या हो? आसानी हो। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में कहीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। आगे चलकर और
कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। तो इसके प्रमुख शब्द कौन कौन से थे? कठोर के पदार्थ कौन कौन से कठोर पदार्थ होते हैं, कौन कौन से कोमल होते हैं। अविलय, अविलय का मतलब होता है जो पानी में ना घुले, और विलय का मतलब होता है जो पानी में घुले। द्युतिमय का मतलब होता है चमकीला। धातुएं अक्सर क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। पदार्थ, धातु। अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। रुच यानी खुरदरा। विलय यानी जो पानी में घुल जाए। पारभासी का मतलब होता है जिससे आधा देखा जा सके और आधा नहीं देखा जा सके। और पारदर्शी होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार बिल्कुल ही देखा जा सके। इसमें अब हम सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश में क्या दे रखा है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दी गई पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे भिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जैसे बहुत सी वस्तु होती है जो एक ही पदार्थ से बनी होती है, कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जो कई सारे पदार्थ से मिलकर बनी होती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कई सारे पदार्थ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके गुण भी, कैरेक्टर भी अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय यानी घुल जाते हैं, और कुछ पदार्थ जल में विलय अविलय होते हैं यानी घुलते नहीं। कुछ पदार्थ जैसे कांच कैसा होता है? पारदर्शी होता है यानी उसका आर पार देखा जा सकता है। कुछ अन्य जैसे लकड़ी और धातु होती हैं अपारदर्शी होती है, उनके आर पार नहीं देखा जा सकता। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं, जैसे कि हमारा हाथ था, उसके आर पार देख रहे थे पर हम पूरी तरीके से नहीं देख रहे थे, इसलिए पारभासी हो जाएगा। पदार्थों को उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है कि ये इनमें सेम है, इन्हें एक ग्रुप में रख दो, और जो अलग, जिनमें सेम नहीं होता उन्हें अलग हटा देते हैं। वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब समूह में क्यों बांटते हैं? ताकि वस्तु आसानी से मिल जाए, वस्तु की सुविधा के लिए। दूसरा, उसके गुणों का, जब हमें कैरेक्टर का अध्ययन करना हो तो जब एक जैसी चीज़ें होती हैं तो एक का अध्ययन कर लेते हैं तो औरों में भी सुविधा हो जाती है। ये आपका चैप्टर 2 जो था एनसीईआरटी का क्लास 6 का, वो ख़त्म हो चुका है। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका है। आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, और ऐसी ही कई सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।